देश की एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है और मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी सवाल है कि अपने को बचपन से ही हेल्थ के लिए क्यों नहीं जागरूक किया जाए। हार्ट की तरफ नहीं जाते हैं और फिर जाते हैं तो फिर डर जाते हैं कि अगर एक बार हार्ट की दवाई स्टार्ट हो गई तो बंद होगी भी या लाइफ टाइम ही चलती रहेगी। सर क्या इसको लेकर एक ऐसा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है जो बहुत जरूरी है? सर स्मोकिंग, अभी भी हम यही बोलेंगे कि स्मोकिंग को जब स्ट्रिक्ट रोक लेना या फिर बंद कर देना ज़्यादा बेहतर है। लोगों को लगता है एक बार ये बुखार जैसी बीमारी है, साहब हार्ट अटैक आया था, मैंने दवा ली 2-4 महीने, बस अब तो हो गया ठीक, अब तो कोई दवा नहीं ले रहा। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये बीमारी तो परमानेंट बीमारी है, इनके लिए अपने को दवा रेगुलर लेनी पड़ेगी और कम ज़्यादा जो है वो डॉक्टर से पूछ के ही करिए। सिस्टम अपडेट नहीं हुआ तो बीमारी अपडेट हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही है कि बीमारियां भी चेंज हो गई हैं, क्योंकि हम भी देखते हैं कहीं ना कहीं ये बहुत हो रहा है सर। एक एजुकेशन में सर कहीं ना कहीं लूप होल है। बिल्कुल एडिक्शन की तरफ मैं देखता हूँ सर। कोई 26 साल में सर, 25 साल में सर मैंने खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ है। लोग बाग सर 19 साल में कंट्रोल नहीं कर पाते। सर मेरे को भी बहुत लोग बोलते हैं कि पी ले, ट्राई कर ले, मैंने आज तक नहीं करी सर। पर ये क्यों हो जाता है सर? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि इसका क्या नुकसान है। निखिल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए डॉक्टर। ये टॉपिक ऐसा है जिस पे बहुत सारे मिथ अभी तक लोगों में है, बहुत सारा डर है, बहुत सारी गलतफहमियां लोगों के दिमाग में घर कर गई है। उन्हीं गलतफहमियों को दूर करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आनंद अग्रवाल जी। सर थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल एंड प्रीशियस टाइम फॉर यू। और सर आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट करा, क्या माइंडसेट था? क्योंकि बचपन में कोई नहीं चाहता कि डॉक्टर बने, फैमिली का प्रेशर था या फिर आपने खुद के ही रास्ते डॉक्टरी में आगे स्टार्ट करे? सर बिल्कुल, ये डिसीजन तो मेरा बचपन से ही था कि डॉक्टर बनना है और जब 11th क्लास में आया तो फिर ये डिसाइड कर लिया कि हार्ट का डॉक्टर बनना है। और फिर जब MBBS कर रहा था उस समय डिसाइड किया कि एम्स से करना है, एम्स दिल्ली से करना है। तो ये सारे मतलब अपने जब मन में, जिसे कहते हैं कि अपन मन में कुछ ठान लेते हैं तो उसको प्राप्त करके ही छोड़ते हैं, उसी तरह से इस निशे से मैंने DM कार्डियोलॉजी की जो पढ़ाई थी, हार्ट की जो रहती है, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली से, एम्स दिल्ली से करी है। और इसके अलावा मैंने पहले एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के अंदर भी काम किया, जो जिसकी ब्रांच दिल्ली के अंदर है। इसके अलावा बड़ौदा हार्ट इंस्टीट्यूट, बड़ौदा केयर हॉस्पिटल वालों का, सूरत वालों का ग्रुप है, हैदराबाद वालों का ग्रुप है, उनके सूरत में भी ब्रांच थी तो उसके अंदर काम किया है। और इसके अलावा यहाँ पे अजमेर के अंदर पहले मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया है। तो टोटल कितना वर्किंग एक्सपीरियंस आपको हो गया है? तो देखिए 2002 के बाद से तो फिर मैं खाली हार्ट के पेशेंट्स ही देख रहा हूँ। और 2007 में मैंने जब एम्स से DM कार्डियोलॉजी की ली थी, उसके बाद से तो 2007 के बाद से तो ऑलमोस्ट आप देख लीजिए कि ऑलमोस्ट 18 साल से तो मैं खाली हार्ट के एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वगैरह ये सब कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। तो हार्ट का मतलब अब 18 साल का तो ये, प्लस उसके अलावा 2002 से, तो टोटल मिला के देखें तो अब तो करीबन 23 साल का एक्सपीरियंस हो गया है हार्ट के पेशेंट्स के साथ में। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहने वाला है कि एक नॉर्मल इंसान कैसे जान सकता है कि उसका हार्ट कितना हेल्दी है? बिल्कुल सही। देखो आजकल के ज़माने में जिस हिसाब से हार्ट की बीमारियां बढ़ रही है, हम सबको कुछ ना कुछ वो रहता ही है। जैसे अभी मेरे जो रहा है कि आजकल जिस हिसाब से लगता है, ज़रा से भी यंग पेशेंट्स में अगर कुछ भी उसमें सिम्टम्स अगर आ रहे हैं कि छाती में दर्द हो रहा है, धड़कन बढ़ रही है, चलने में सांस ज़्यादा फूल रहा है, तो उसको हार्ट का चेकअप करके देख लेना चाहिए। हार्ट के चेकअप में जो बेसिक हम लोग करते हैं ECG, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आगे हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी की जांच, जिसमें हार्ट कैसा काम कर रहा है, और उसके आगे फिर TMT की जांच। अभी जो मुझे लगता है आज के सिनेरियो में, क्योंकि जिस हिसाब से 20 साल की उम्र के बाद में ही हार्ट की बीमारियां आने लगी हैं, तो मेरे हिसाब से 20 साल से जो 30 साल की उम्र तक है, हर मरीज को अब या बल्कि हर बंदे को एक बार अपनी साल में एक बार ECG, एक शुगर और एक इसके अंदर BMI हम लोग बोलते हैं। क्या होता है BMI? BMI के अंदर क्या होता है, हम लोग हार्ट और वेट का रेशियो देखते हैं कि आपके उससे अपने को पता लगता है आपका वेट ज़्यादा तो नहीं है, आप ओबेसिटी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। ये चीज़ें अगर ठीक है तो ये साल में ये बहुत ही, ये जो 3 मेजरमेंट मैंने बताया, BP, शुगर और BMI, जो कि अपने को, और एक ECG भी हम ऐड करवाना चाहें तो कर सकते हैं। ये मुश्किल से 15 मिनट में अपनी हो सकती है, तो हम जाके साल में एक बार ये 15 मिनट अपने आप को दे दें तो उससे अपने को बेसिक तो पता रहे।
30 की उम्र के बाद में आजकल मैं कोलेस्ट्रॉल भी रिकमेंड करने लग गया हूँ कि साल में एक बार कोलेस्ट्रॉल भी चेक करवा लेना चाहिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल भी सिंपल मेजर में हो जाता है, 150-200 रुपए में ही हो जाते हैं। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल करवा लें इनके साथ में, तो वो बहुत है। तो शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ईसीजी और ये बीएमआई, तो नॉर्मल इंसान इससे को हाँ पता तो होनी पता लग चाहिए जाएगा कि ये। और 40 की उम्र के बाद में एक बार हार्ट का फंक्शन चेक करवा लेना चाहिए, ईको की जांच करके कि भाई हार्ट कैसा काम कर रहा है। और टीएमटी अगर जरा भी कुछ डाउट लगता है तो हम लोग साथ में टीएमटी की पट्टे पे चला के वो देख लें। हालांकि अभी तक ऐसी गाइडलाइंस रिकमेंडेड नहीं है कि 40 के बाद में हर एक कोई ईको टीएमटी करवा लेना चाहिए, लेकिन जरा भी रिस्क फैक्टर होते हैं तो हम लोग उसमें बोलते हैं आगे करवा लेना चाहिए। क्या सर सही में फ्रेंच फ्राइज हो गए, फ्राइड फूड्स हो गए, स्मोकिंग हो गए, ये सब स्मोकिंग से भी ज़्यादा डेंजरस है? लाइक फ्रेंच फ्राइज हो गए और फ्राइड फूड हो गए, एक तरफ इनको रखते हैं, एक तरफ अपने स्मोकिंग को रखते हैं। नहीं, अभी भी ये थोड़ा स्मोकिंग अभी भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि स्मोकिंग जो है, डाउनवर्ड जो हमारी हार्ट की किताब है उसके हिसाब से स्मोकिंग से हार्ट की बीमारियों का खतरा 50% बढ़ जाता है। तो इसलिए, और इसके अलावा स्मोकिंग से सीओपीडी यानी फेफड़ों की बीमारी, लंग कैंसर, ये भी खतरे बढ़ते हैं। तो स्मोकिंग तो अभी भी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जो फ्राइड आइटम्स है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे और वजन को बढ़ाएंगे। ये डायरेक्ट हार्ट को इफेक्ट नहीं करते, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो वो हार्ट के ऊपर फिर अटैक की संभावना बढ़ जाएगा, या वजन बढ़ेगा तो वो दूसरी बीमारियों को लेके आ जाएगा। वजन बढ़ने के साथ में घुटनों के दर्द, बीपी, शुगर, ये सब आना शुरू हो जाएंगे, तो वो इनडायरेक्ट इफेक्ट करेंगे। लेकिन स्मोकिंग अभी भी हम यही बोलेंगे कि स्मोकिंग को जब स्ट्रिक्ट रोक लेना या फिर बंद कर देना ज़्यादा बेहतर है। और सर काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जिम में हैवी वर्कआउट कर रहे होते हैं, उस हैवी वर्कआउट करते समय ही उनको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर ऐसा क्यों होता है और ये यंगस्टर में क्यों हो रहा है सर? बिल्कुल सही, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने इस बार के लिए पूछा, क्योंकि अभी हमारे पास में कई रिपोर्ट्स आई है कि जिम करके आया बंदा, जिम से बाहर निकला या जिम के ऊपर ही वो कोलैप्स हो गया। तो इसमें ये देखा गया कि इसमें पुराने समय में भी ऐसा ऑब्जर्व किया गया था कि कुछ खेल थे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, उनमें भी खेलते खेलते अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी एकदम से मैदान के ऊपर ही कोलैप्स होकर खत्म हो गया। फिर ये देखा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उन हार्ट्स के चेकअप हुए, उन जो पेशेंट जो ऐसा सफ़र कर रहे थे उनके हार्ट्स के चेकअप हुए, तो उनमें देखा गया कि 2-3 बीमारियां हैं जो कि इस तरह का कर सकती हैं। इसमें से एक होती है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, HOCM नाम की बीमारी होती है, जिसके अंदर की हार्ट की मसल्स थोड़ी मोटी हो जाती हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स अगर बिना सुपरवाइज किए एक्सरसाइज वगैरह करते हैं एक्सेसिव, तो उसमें ये आ जाती है। इसके अलावा वॉल की बीमारी वाले या जिनका हार्ट कमज़ोर हो, वो अगर एक्सेसिव एक्सरसाइज करें तो ये दिक्कत आ सकती है। फॉरेन की कंट्रीज़ में तो जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स वाले हैं उनके लिए तो ये स्क्रीनिंग मैंडेटरी हो गई कि आप हार्ट का पहले चेकअप करा लो कि हार्ट के अंदर ये HOCM वाली बीमारी या हार्ट बराबर है, वॉल के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके बाद में आप कॉम्पिटिटिव स्ट्रोक अपने उसमें जाओ। अपने यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, अपन ने शुरू करी, तुमने शुरू करी और वो उसके बाद में तुम्हारी देखा देखी एक और ने शुरू कर दी, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं कि भाई उसमें किसको हार्ट की बीमारी अंदर है। तो हमेशा कोई भी अगर हैवी एक्सरसाइज में जा रहा है तो उसको चेकअप करा लेना चाहिए कि भाई हार्ट मेरा ठीक है, अब मैं कर सकता हूँ आराम से। सर आपने हार्ट अटैक का नाम लिया, सर हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज और कार्डियक अटैक, ये तीनों में क्या डिफरेंस है? और ये तीनों नाम से डिफरेंट है? बिल्कुल सही, नहीं बिल्कुल इनमें डिफरेंस है। जैसे लोगों को कंफ्यूजन रहता ही है। अब जैसे हम किसी को बोलते हैं कि एकदम से हार्ट अटैक आ गया, ये हार्ट अटैक अपन कॉमनली, इसमें क्या होता है, हार्ट के अंदर की जो नसें जो खून ले जा रही होती हैं हार्ट को, उसमें से किसी में 100% ब्लॉकेज आ जाता है। तो वो ब्लॉकेज आने की वजह से वहाँ पे आगे की तरफ खून नहीं जा रहा, तो उस कंडीशन में एकदम से मरीज को हार्ट अटैक आता है। उसको हम लोग हमारी भाषा में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। तो वो जब भी हार्ट अटैक आता है उसको हम लोग खून पतला करने की दवाएं, इंजेक्शंस वगैरह देते हैं या उसको आर्टरी की एंजियोप्लास्टी करके खोलते हैं। जो दूसरा ऑप्शन जो आपने बताया हार्ट ब्लॉकेज, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे जैसे कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इनके कण नसों में जमने लग जाते हैं। जैसे हमारी कोई भी वेसल्स में या नलों के अंदर समझ लीजिए कचरा जम गया या नालियों में कचरा जम गया, उसी तरह से कचरा जम के फिर उसको धीरे धीरे आगे का फ्लो कम होने लग जाता है, तो इसको ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाता है। तो और तीसरी होती है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट के अंदर हम लोग जो हैं उसके अंदर हार्ट एकदम से बंद हो जाता है। ये बंद होने का कारण जैसे हार्ट अटैक के पेशेंट्स भी होते हैं कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स में एकदम से हार्ट बंद होने का खतरा रहता है, तो इसलिए कार्डियक अरेस्ट उनके अंदर एक महत्वपूर्ण कारण है। हार्ट अटैक के पेशेंट्स में हार्ट बंद हो जाने का दूसरा कारण होता है कोई धड़कन में अनियमितता होना हार्ट की, तो उसमें भी एकदम से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो जो कारण होते हैं उसमें कार्डियक अरेस्ट ही
बढ़ने वाले कॉजेज में कार्डियक अरेस्ट टर्मिनल कॉज होता है, जिसकी वजह से आदमी की एकदम से सर ये जो मौत हो जिम जाती है। करते हैं तो इनका हार्ट ब्लॉक होता है या फिर इनको कार्डियक अटैक आता है? जिम करते टाइम जिनको अटैक आ जाता है तो अपन उनको अटैक की तरफ कंसिडर कर सकते हैं या कार्डियक अटैक की तरफ? देखिए बेसिकली अगर वो एकदम से खत्म हुए तो वो कार्डियक अरेस्ट में ही गए कि भाई Okay. उनका हार्ट एकदम से रुक गया है। अब ये रुकने के कारण अपने को देखने पड़ता है। जैसे मैंने बताया था एचओसीएम की बीमारी, उसमें उसके अंदर क्या होता है, धड़कन में अनियमितता हो सकती है एचओसीएम की बीमारी में। ये वॉल की बीमारी के अंदर खून आगे नहीं जा पा रहा है, तो खून आगे नहीं जा रहा, मरीज को हार्ट जो है जितना पंप ब्लड करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा, और दिमाग को और पूरे शरीर को ज़्यादा ब्लड चाहिए, तो वो एकदम से उनमें मिसमैच होकर पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। सर वेज डाइट और नॉन वेज डाइट हार्ट के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है आज के समय में? देखिए ऐसा देखा गया कि हार्ट की बीमारियां जो है वो संभावना हमारी बुक्स के हिसाब से भी रेड मीट जो होता है उससे ज़्यादा होती है, प्रोसेस मीट से ज़्यादा होती हैं। तो ये वाले तो अपने लिए हानिकारक हैं ही। जो नॉन वेज के अंदर खाली फ़िश को थोड़ा बहुत उसके लिए वो कहा जाता है कि ये हो सकते हैं, बाकी ज़्यादा अभी जो हमारी बुक्स हैं उन सबके हिसाब से रिकमेंडेड तो ज़्यादा यही है कि आपको खाने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये सारे इंक्लूड करने चाहिए। 4.5 कप हमारी बुक्स के अंदर रिकमेंड है कि आपको हर दिन 4.5 कप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लेने हैं, यानी ये आपको ज़रूरी है। वो कोई से भी हो सकते हैं या ग्रीन फूड? नहीं, कोई से भी हो सकते हैं। अभी इसके लिए वो नहीं है कि भाई ये पर्टिकुलर यही लो, बल्कि हम लोग तो बोलते हैं मौसमी जो भी आ रहे हैं वो ले लो, ऐसा नहीं कि भाई यही खाओ ऐसा कुछ वो नहीं है, वरना मरीज तो वही ढूंढता रहेगा। सर कोविड के बाद एक परसेप्शन बन गया है लोगों में कि कोविड वैक्सीन जो लगी है, कोविड वैक्सीनेशन से लोगों की डेथ जो है वो काफ़ी हुई है। क्या ये बात सच है या बस एक मिथ बन के रह गई है? लोग बाग इससे काफ़ी घबरा रहे हैं सर। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कि कोविड के बाद में लोगों को डर तो रहता है, लेकिन एक चीज़ है, आप अगर हम सोचें तो कोविड जब आया था तो उस समय तो किसी को कोई वैक्सीन नहीं लगी थी, लेकिन उसी समय सबसे ज़्यादा डेथ हुई थी पूरे वर्ल्ड को, इसीलिए तो बंद करना पड़ा था कि भैया बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है, ये फैल रहा है, फैलते ही मरीज की कोई वो नहीं है। तो डेथ रेट तो सबसे ज़्यादा उसी समय थी जबकि कोविड फैल रहा था, उस समय तो कोई वैक्सीन नहीं था। तो इसलिए ये बात तो प्रूवन है कि कोविड ही ज़्यादा खतरनाक है, वैक्सीन से तो नहीं। तो वैक्सीन जो है उसने बचाव भी प्रोवाइड करी। दूसरा जो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो है, जिसको भी कोविड हुआ है उनको हार्ट अटैक होने की बीमारी की संभावना ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि कोविड का जो वायरस है वो खून को जाड़ा करके नसों के अंदर खून जमा देता था, तो उसी की वजह से उस समय भी डेथ हो रही थी। अगर उसी के कण वायरस के अंदर घुस गए थे तो वही आगे वो करते हैं, वो आज भी दिक्कत दे रहे हैं। वो आज भी दिक्कत देते हैं फिर, तो इसलिए लेकिन जैसे जैसे पीरियड पास होता जा रहा है उसका इफेक्ट अब डाइल्यूट होता जा रहा है। और वैक्सीन ने तो उस समय हमें एक तरह से बैरियर दिया कि उस समय हम लोग, ताकि एकदम से बैरियर से हम लोग बच के निकल पाए, वरना तो वो पैनिक ना हो पाए। बिल्कुल वरना ये पूरे वर्ल्ड में फैल रहा था कोविड, तो उसको रोकने के लिए वैक्सीन तो जरूरी थी। सर साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है? इसका कैसे पता चलता है कि इसके क्लियर सिम्टम्स और क्या क्या हो सकते हैं किसी एक जनरल बॉडी में? हाँ, यूजुअली हम देखते हैं कि कई बार मरीज बोलते हैं साइलेंट अटैक, हार्ट अटैक आया और वो खत्म हो गया। तो उसमें क्या होता है, यूजुअली चेस्ट पेन वगैरह, मतलब छाती में दर्द वगैरह होता है तो वो हम अटैक के सिम्टम्स मानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कई बार मरीज को सिम्टम्स बहुत ही मिनिमल होते हैं, या फिर उसको इस तरह के होते हैं कि पसीना आया एकदम से तो सोचता है गर्मी हो गई, या गैस जैसे डकारें आ रही है तो उसको लगता है गैस हो रही है, तो ये और पता लगता है कि उस समय वो हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है। कई बार इवन डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, क्योंकि नसें पेन के सेंसेशन को बराबर से नहीं ले जा पाती, जैसे पाँव में भी उनके डायबिटीज मरीज के घाव हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं पड़ते, उसी तरह से हार्ट की नसों का पेन उनको पता नहीं पड़ पाता। तो ऐसे मरीज में एकदम से हार्ट अटैक आता है तो कई बार पता नहीं लग पाता, या बहुत ही सिम्टम्स दूसरे होते हैं, जैसे कि एकदम पसीना, एकदम सांस फूल जाना, ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं। ऐसे मरीजों को हम लोग बोलते हैं कि साइलेंट हार्ट अटैक है। और आपको ऐसे कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हैं, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में या हाइपरटेंसिव जिनको बीपी ज़्यादा है, ऐसे मरीजों में इस तरह के सिम्टम्स आते हैं कि पसीना ज़्यादा हो रहा है, घबराहट ज़्यादा हो रही है, अनएक्सप्लेन्ड कुछ भी तकलीफ आ रही है, अनइजीनेस लग रहा है, तो वो अटैक की निशानी हो सकती है। एक बार ईसीजी करा के डॉक्टर को जरूर चेक करा लें। सर आपको 23 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है, एक आप बेस्ट कार्डियोलॉजी की लाइफ अभी तक आप जी रहे हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ में सर ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो बिल्कुल अवॉइड करते हैं 23 इयर्स से सर? ठीक है, बिल्कुल। मैंने तो जो उसमें माना है कि कोई भी तरह का एडिक्शन नहीं रखना है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू। दूसरा, हालांकि अल्कोहल को भी मैंने बिल्कुल अवॉइड ही कर दिया कि भैया कि थोड़ा भी उसको, एक ये इस तरह की चीज़ें आप सोचते हो थोड़ा लेंगे चलो कुछ नहीं होता, थोड़े से सही में
कुछ नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा कहाँ रुक पाते हैं वो ही प्रॉब्लम होती है। फिर आगे अगर अपन ने पीना शुरू किया, एक दोस्त ने पिला दिया, फिर बोले दूसरे दोस्त ने पिला दिया, तो वो तो एक सेकंड ये हो गया कि अल्कोहल मैंने बिल्कुल ही अवॉइड कर रखा है। तीसरा फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर चालू रखी है कि भाई फिजिकल एक्टिविटी, हालांकि मैं ये नहीं बोलता कि मैंने तला हुआ सामान नहीं खाता, मैं खाता हूँ, लेकिन फिजिकल वर्कआउट करके उसको बैलेंस करता हूँ। जिम वगैरह जाते हैं या फिर आप योगा और इन सब की तरफ आप बढ़ रहे हैं? तो देखो फिजिकल एक्टिविटी में हम लोग तो बोलते हैं जब तक अपने वो काम कर रहे हैं हाथ पांव, तब तक तो आपको ये तो फिजिकल मारवाड़ी- एक्टिविटी में, जैसे कि मैंने टेनिस, लॉन टेनिस शुरू किया, तो लॉन टेनिस के अंदर वो है, अदरवाइज तो चलना, वॉकिंग, जॉगिंग, स्पेशली तेज अगर चलना है तो तेज स्पीड पे चलना है, उसमें वो मानी जाती है। WHO के रिकमेंडेशन, इवन हमारी हार्ट की एसोसिएशंस के रिकमेंडेशन के हिसाब से एक हफ्ते में 150 मिनट आपको चलना चाहिए, मतलब तेज चलना, मॉडरेट काइंड ऑफ एक्सरसाइज। Okay. ये खेला आपने, तेज चले, जॉगिंग करी, तो इस तरह की 150 मिनट्स एक वीक में आपको करने हैं पूरे। सर आजकल यंगस्टर में हार्ट अटैक इतना क्यों बढ़ रहा है? हाँ, ये भी बहुत ही आजकल के केस के अंदर हाँ। नया क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यंग पेशेंट्स ही अब तो हमारे इंडिया के अंदर वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके कारण ये देखे गए, डिफरेंट देखे गए। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रहा, वो मुझे जो लगता है वो फिजिकल एक्सरसाइज की कमी है। पहले हम लोग साइकिल सारे जने चलाते थे, अब सोचो साइकिल तो मतलब 11वीं क्लास का बच्चा भी नहीं चलाता, 12वीं का भी नहीं चलाता। और फिजिकल एक्सरसाइज पहले सारे जने खेल खेलते थे, हमको याद है हम 8वीं से लेकर 10वीं तक तो घर आते ही फिर तो खेल में भागना है, रोज जाना ही जाना है मैदान के अंदर, तो कहीं जाते के खेलना, सारे पुराने बच्चे भी ऐसा ही था। लेकिन अब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं, मोबाइल के अंदर हैं या इधर हैं, तो दूसरा कारण ये है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो है कम होती जा रही है। तीसरा, स्ट्रेस सब चीज़ों में ज़्यादा लेने लग गए हैं। पहले तो बच्चों को तो कोई पिटाई कर देता था, टीचर भी, पिताजी भी, कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है आज हो गई कल बच जाएंगे। तो तीसरा कारण है कि तले हुए सामान, आजकल हर बच्चा थोड़े समय में ज़्यादा फ्राइड आइटम्स के, हम तो महीने में एक बार मिल जाता तो ही खुश हो जाते थे कि चलो महीने में एक ये मिल गई चीज़। कोल्ड ड्रिंक कभी मिल गई, वो कोल्ड ड्रिंक तो शादियों में बस मिलती थी, वो भी उसी में खुश हो जाते थे। और आजकल तो ये सब जो फ्राइड आइटम्स है ये सब ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये इसमें बढ़ गए। तीसरा अपना एनवायरनमेंट के अंदर, चौथा बल्कि एनवायरनमेंट के अंदर वो हमारे तक क्लीन नहीं रहा। अब पॉल्यूशन से हमारी बहुत सारी चीज़ें आ रही है, धीरे धीरे देखा गया नैनो प्लास्टिक्स, नैनो एनवायरनमेंट में घूमने वाले कण भी जो हैं वो एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब हार्ट के अंदर ब्लॉकेज की संभावना बढ़ा रहे हैं। तो इन सबको हमको दूर करना पड़ेगा। जैसे इसके दूर करने के लिए, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए पेड़ पौधों को हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। एनवायरनमेंट में ऐसे घर के अंदर भी हम पेड़ पौधे लगाएं, अच्छे साफ एनवायरनमेंट में जाने की कोशिश करेंगे अपनी करनी पड़ेगी। सर अपने स्ट्रेस और एंजाइटी की बात करी अभी, स्ट्रेस और एंजाइटी हार्ट पे कितना डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं? या फिर कोई इंसान अगर स्ट्रेस ले रहा है उसको छोड़ने के लिए वो मेडिटेशन की तरफ जाता है, तो क्या मेडिटेशन भी स्ट्रेस को कम करके हार्ट रेट को नॉर्मल कर सकती है? बिल्कुल, ये तो आपने ये सही क्वेश्चन पूछा। और आगे के लिए जो बंदे जिस तरह से मतलब जो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर सकते, अब 50 की उम्र के बाद में कई जने फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर रहे, 60 की उम्र के बाद में और कम हो गए, उनको तो ये देखा गया है कि अपन मेडिटेशन करें, मतलब कि अपने हार्ट की, उससे हार्ट की गति को कम हो सकती है। ध्यान लगाएं, अपने ध्यान को शांत, मन को शांत करने रखने की कोशिश करें। तो ऐसा देखा गया है हालांकि कि जो भी मेडिटेशन करते हैं उनकी हार्ट की गति थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। पहले के ज़माने में तो ऋषि मुनियों की कहते थे कि हार्ट की गति वो इतना कम कर लेते थे कि थोड़े समय तक तो ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल रहे नहीं। तो या फिर ये कहते थे कि बिल्कुल मतलब 40-50 बिल्कुल एकदम मिनिमम हार्ट रेट पे आता था। मेडिटेशन पहाड़ों में ठंड में भी सफ़र कर पाते थे बिल्कुल, और कम ये हार्ट मतलब कम मेटाबॉलिज्म रहने से वो कम खाने में भी सफ़र कर पाते थे। अभी ये देखा गया एंजाइटी और स्ट्रेस जो है वो उससे शरीर में कैटेकोलामिन्स नाम के हार्मोन्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। वो एकदम से अगर वो कैटेकोलामिन्स ज़्यादा बढ़ जाएं वो हार्ट की गति को एकदम से बढ़ाते हैं, हार्ट के ऊपर इफेक्ट करते हैं, जो अंदर ब्लॉकेज हैं उनको तोड़ के एकदम से हार्ट अटैक में चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए ये देखा गया कि स्ट्रेस से शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जो कि हार्ट को अटैक एकदम से करवा सकते हैं। सर ओवरवेट होने से हार्ट पे कितना लोड बढ़ जाता है और कितना % वेट कम करने से हार्ट सेफ जोन में आ जाता है, रिस्क कम हो जाता है? सर बिल्कुल, ये देखा गया कि हार्ट कितना वेट अपने स्टैंडर्डाइज करने के लिए, हाँ कितना वेट एक नॉर्मल इंसान में होना चाहिए कि वो ओवरवेट की श्रेणी में नहीं जा रहा है, उसका हार्ट ओवरवेट से सेफ रहे। बिल्कुल, देखो इसमें वैसे वर्ल्ड का जो स्टैंडर्ड है उसमें होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। उसमें हम लोग आजकल तो कैलकुलेट, उसमें भी डिफरेंट अपने मोबाइल के ऊपर अगर अपन डालेंगे हाइट इन मीटर एंड वेट इन किलोग्राम्स, तो उससे अपना बॉडी मास इंडेक्स निकल जाता है। बॉडी मास इंडेक्स ये बताता है कि शरीर में चर्बी की अमाउंट कितनी है, मोटापे की अमाउंट कितनी है, और वो अपने को आगे के मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स के लिए बता रही होती है कि हार्ट
के लिए नुकसानदायक कितना है। बीएमआई जो है वो हम लोग इंडियंस में कहते हैं 24 से कम होना चाहिए। अगर 24 से जितना बढ़ता जाएगा उतना ही आगे हार्ट की बीमारी की रिस्क बढ़ती जाएगी। स्पेशली अगर बीएमआई आपका 30 से ज़्यादा हो गया है तो वो ज़्यादा बढ़ता है। बीएमआई जो है अपने वो अमाउंट पे फैट को बताता है। मोटा मोटा अगर हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे तो मोटा मोटा आप देखो, आपकी हाइट इन सेंटीमीटर देखो, उसमें से 100 घटा दो, उतना आपका वेट अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए। यानी सपोज किसी बंदे की हाइट है 160 सेंटीमीटर तो या 170, तो वो सिंपल से 100 घटा दिया, 170 में से 100 घटाया, उसको मेरा वजन 60-70 के अराउंड ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। और अगर 70 से कितना नीचे हो तब उसको रिस्क का चांसेस है? कम में भी कुछ चांसेस है या हाई में? ये उसमें एक्सेसिव ये देखा गया कि अगर बीएमआई 18.5 से कम होता है तो फिर रिस्क बढ़ता है। तो 18.5 से तो कम आने वाले बहुत ही पतले दुबले, वो अपने को वैसे ही पता लग जाते हैं ये तो बहुत ज्यादा पतला दुबला है। तो मतलब अभी ऐसा नहीं है कि एकदम वो, मतलब यूजुअली अपने इंडिया के अंदर तो अधिकतर ओवर की तरफ ही ज्यादा है कम की तरफ। सर हमने देखा सर काफी वीडियोस देखी है जिसमें सीपीआर बहुत एक लाइफ सेविंग प्रोसेस बताया गया है। सर जब सीपीआर इतना लाइफ सेविंग स्किल्स है, लाइफ सेविंग प्रोसेस है, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम या इंडिया के जो स्कूल्स हैं, इंडियन जो गवर्नमेंट है, वो इसको सर अपनी स्टडी में कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहा है? बच्चों को स्टार्टिंग से क्यों नहीं सिखाना स्टार्ट कर रहा है? जब इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हेल्थ को लेकर इतने लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, काफ़ी हो रहे हैं सर हेल्थ को लेकर कॉन्शियस, जितने कॉन्शियस हो रहे हैं उतना ही खतरा बढ़ रहा है सर। फिर ये सीपीआर को इतना क्यों साइड किया जा रहा है? पूरा देश की एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है और मेरे हिसाब से ये बहुत, मतलब ये बहुत जरूरी सवाल है कि अपने को आगे, अपने को बचपन से ही हेल्थ के लिए क्यों नहीं जागरूक किया जाए। और ये बहुत ही अच्छी चीज रहेगी अगर हम लोग सीपीआर जो है वो स्कूल से ही सिखाना शुरू करें। तो एकदम से अगर हार्ट किसी का बंद हो जाता है तो कैसे हम सीपीआर देके उसको एकदम से चालू कर सकते हैं। लाइफ सेविंग प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल सही। इवन रोड पर इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, किसी को कुछ करना ही नहीं आता। अगर वो उस समय शुरू के 3 से 5 मिनट होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और उस समय कोई आपके पास मेडिकल एड नहीं। तो इसलिए ये सीपीआर अगर सबको सिखाना चाहिए कि एकदम से इमरजेंसी में किसी का हार्ट बंद हो जाए तो उस समय कैसे उसकी पंपिंग शुरू की जा सकती है, जो अपन एकदम वहीं पे जो लेमैन खड़ा है उसको ये आनी चाहिए। और ये हम इस शुरुआत से ही सिखाएंगे तो ही वो बढ़ पाएंगे। तो ये इसमें 2-3 चीज़ें मैं और ऐड करना चाहूँगा कि भी हमको अपने लॉर्ड मैकाले के सिस्टम से ही नहीं जुड़ा रहना चाहिए, जो एजुकेशन का सिस्टम जितने 80-90 साल पुराना है, जो कि अब बिल्कुल आउटडेटेड हो गया है। अगर हम आज के ज़माने में बोले कि हमको बैलगाड़ी पे ही चलना है तो इसलिए सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। वहाँ पे अगर अपन अपडेट हो रहे हैं तो यहाँ पे अपन बिल्कुल सही, ये अपडेट होना बहुत जरूरी है। अभी हम उसको यही सिखाते रहे कि साइन कॉस थीटा पढ़ो और इसी से वो ना, अरे भाई उसको ये छोड़ो, उसको ना अब जो हेल्थ एजुकेशन भी एक पार्ट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि भाई हेल्थ के लिए क्या जरूरी है, अपनी कंट्री के लिए क्या जरूरी है। अब सब जने अपन कचरा फैलाते रहेंगे तो कचरा बीमारियां फैलाएगा, वो बीमारियां हमको ही होने वाली है। एक आज अपन कचरा फैला के जा रहे हैं, दूसरा बीमार होगा, वो बीमारी हमको आएगी या हमारे किसी परिवार वाले को या नोन को आएगी। तो इसलिए हमको सबको सफाई रखनी है, कैसे कचरा नहीं फैलना है और कैसे इमरजेंसी में हेल्प करनी है, सीपीआर करना है, ये सब चीजें हमारे एजुकेशन में इंटीग्रेट होना चाहिए। ये बहुत मस्ट है। और मैं आज भी आप सब लोगों को बोलूंगा, ये सब हम सब कोशिश करेंगे तो ही हमारे हेल्थ सिस्टम में आएगी। आज हम में से कोई भी जो जानने वाले हैं हेल्थ सिस्टम के मिनिस्टर्स तक ये बात पहुंचाएंगे कि ये होना जरूरी है तो ही ये पहुंचेगी, वरना नहीं पहुंचेगी। और सर सीपीआर का एक क्या प्रोसेस होता है कि कितने मिनट में किसी इंसान को सीपीआर मिल जाना चाहिए, कैसे क्या इसका सही प्रोसेस होता है? काफी लोगों को सर वीडियो देखने के बाद भी सही नहीं आता है कि क्या प्रोसेस बिल्कुल सही। अभी इसमें होता है कोई भी पेशेंट अगर हमको मिल रहा है अनरिस्पॉन्सिव तो उसमें हमको बेसिक सीपीआर शुरू करना है। और दूसरा सीपीआर जो होता है शुरू के फर्स्ट 3 से 5 मिनट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, क्योंकि हार्ट उसका बंद हुआ है, 5 मिनट से ज़्यादा अगर बंद हो गया तो फिर कहते हैं उसके बाद में बहुत ज़्यादा फायदा कम होता जाएगा, वापस चालू भी हो गया तो अब उसमें सीपीआर करने के लिए हमको जो है बेसिक्स जो है उसके अंदर ये कि मरीज को हमको हार्ट को पंप करना है। तो बेसिकली उसको पंप करने के जो सिस्टम है उसमें सिंपल से तो ये है कि उसको हम लोग स्टर्नम जो हमारा पोर्शन होता है हार्ट का ऊपर वाला, इसके ऊपर हम लोग हाथ को रखते हैं, दोनों हाथों से प्रेस करके, और उसको 3 से 5 मिनट इसको हम लोग 3 से 5 सेंटीमीटर अंदर घुस जाए उतना प्रेशर से प्रेस करते हैं और उसकी गति हम लोग करीबन 70 प्रति मिनट रखते हैं।
बीच में इसमें पहले एक ये था कि आर्टिफिशियल सांस भी दो, लेकिन अब ये देखा कि आर्टिफिशियल सांस देना कई बार प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। और ये खाली अगर हम हार्ट की पंपिंग भी शुरू कर देते हैं तो वो थोड़ा सा अपने उसके साथ में जो फेफड़ों में ऊपर नीचे हो रहे होते हैं वो थोड़ा सा सांस भी प्रोवाइड कर देता है। तो अगर आप एटलीस्ट इतना सा भी करें तो संभावना बढ़ जाती है इस बीच में दूसरा जाना मेडिकल हेल्प को कॉल कर सकता है। तो अगर ये हम लोग आधा पौन घंटे तक अगर ये सीपीआर अपना चालू कर पाए शुरू करके 3-5 मिनट में, जब तक कि मेडिकल हेल्प आ जाती है यूजुअली आधा घंटे में, तो पेशेंट की ये उस समय जो भी है उसकी जान बच सकती है। अल्कोहल स्मोकिंग की अपन बात करते हैं सर, ये कितना इम्पैक्टफुल होती है हार्ट को लेकर? क्योंकि मैं देखता हूँ सर काफ़ी बच्चे छोटी एज में अल्कोहल की तरफ चल रहे हैं, स्मोकिंग की तरफ जा रहे हैं सर। इवन मैं आज 25 का हो गया हूँ सर, मैंने आज तक स्मोकिंग की तरफ नहीं गया ना अल्कोहल की तरफ गया सर। पर वहीं अगर मैं 19 साल के और 20 साल के बच्चों को देख रहा हूँ सर, वो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं सर। और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि या तो ये शौक में कर रहे हैं या हवाबाजी में कर रहे हैं, या फिर किसी दोस्त ने इनको पहली बार पिला दी है तो ये उसकी लत में लग चुके हैं सर। क्या इतना हार्मफुल होता है हार्ट के लिए, या फिर ये बस एक एडिक्शन की तरफ हो गया इसलिए अब इनसे नहीं छूट रही है सर? बिल्कुल सही कह रहे हो। और ना ये शुरू के अंदर फिल्में देख के ऐसा लगता था कि वो हाँ। ये पियो तो आप बड़े हीरो बन जाओगे, तो वो इसीलिए आजकल ये थोड़ा हो गया। एडिक्शन जो होता है स्मोकिंग वगैरह जो है, ये हमारे शरीर में निकोटीन नाम का तत्व होता है, उसको बढ़ा देते हैं। और जो निकोटीन जो है वो शरीर में काफ़ी नुकसानदायक करता है। एक हार्ट की बीमारी कर रहा है, फिर ये कैंसर कर रहा है अलग अलग जगहों पर जाके, और शरीर के अंदर खून जाड़ा कर रहा है तो वो कहीं पे भी खून जम सकता है। तो ये सारे तो स्मोकिंग, जैसे मैंने बताया था कि हमारी ब्राउन वर्ल्ड हार्ट की डिजीज़ के हिसाब से स्मोकिंग से जो है हार्ट की बीमारी का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। तो इसको तो हमको स्ट्रिक्ट होना चाहिए। दूसरा अल्कोहल कहते हैं थोड़ी अमाउंट में नुकसान नहीं करता, लेकिन वो थोड़ी अमाउंट कितनी है वो कोई उसको लिमिट नहीं कर पाता। तो आप उसको लिमिट, इसलिए मैं तो बोलता हूँ भाई अवॉइड कर सको तो बिल्कुल बेहतर है, क्योंकि अल्कोहल से 2-3 चीज़ें होती है। एक तो आपका लीवर खराब हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकती है, मतलब कि पेट खराब हो सकता है। तीसरा हार्ट के ऊपर जो 2-3 बीमारियां आती है उसमें होती है अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी, मतलब हार्ट कमजोर हो जाता है। ऐसे कई मरीज हमने देखे जो हैवी अल्कोहलिक थे और हार्ट कमजोर हो गया उनका, बाद में छोड़ने के बाद में बिल्कुल धीरे धीरे करके हार्ट उनका दिक्कत दे रहा है, सहन ही नहीं कर पाया सर एनवायरनमेंट। बिल्कुल, और छोड़ने के बाद में फिर कई बार नॉर्मल भी हुआ, कई बार नहीं हुआ, कई लोगों का नहीं हुआ। और दूसरी होती है हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम। उसके अंदर क्या होता है, रात में इसने आदमी ने अल्कोहल ली, अगले दिन सुबह धड़कन बहुत बढ़ जाती है, उसको एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। तो ये बीमारियां भी अल्कोहल से आ जाती है, जिनके बारे में लोगों को कुछ भी पता नहीं। अल्कोहल बॉडी में ऐसे क्या जनरेट कर देता है कि आदमी इतना उतावला हो जाता है सर? ये इसी के ये है कि इनके जो एडिक्शंस वाली जो चीजें होती हैं वो शरीर के अंदर एक शरीर ऊपर जो होता है दिमाग के प्लेजर सेंटर पे इफेक्ट करती हैं। प्लेजर सेंटर वैसे है जो कि अगर अपन किसी को रिवार्ड सेंटर टाइप का कि अगर वो लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है हाँ मुझे कुछ इनाम मिला है, तो वो दिमाग को कुछ इनाम मिलता है तो वो उसके लिए हर बार बाद में लगा रहता है कि हाँ वो इनाम चाहिए। तो ये एक उसी का वो देखा गया। सर जैसे मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, पर मैं सराउंडिंग में मेरे लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं, तो इसको अपन पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। तो पैसिव स्मोकिंग सर कितनी हार्मफुल है एक इंसान के लिए? क्योंकि जिसने स्मोकिंग करी उसने लिया अंदर और फिर छोड़ दिया, और जितनी मात्रा में उसने छोड़ा उससे थोड़ी कम मात्रा में मैंने कम फ्लो से लिया। बिल्कुल सही, छोड़ा नहीं सर। तो ये कितना हार्मफुल है सर? बिल्कुल, ये ना लोग बाग समझते नहीं है कि भाई पास वाला बोल रहे कर रहा है स्मोकिंग तो वो सोचते हैं मैं तो नहीं कर रहा ना, मैं तो सेफ हूँ। लेकिन ऐसा देखा गया है कि वो जो उसका धुआं एनवायरनमेंट में फैला है या वहाँ से आपने जो लिया है वो स्मोक आपके अंदर जाके 10 से 20% आपको भी हार्ट की बीमारी की संभावना बढ़ गई। उसको तो 50% बढ़ी है, 10-20% आपको भी साथ में मिल गई। उसने फ्लो से लिया था और फ्लो से छोड़ दिया है, तो उसका तो निकल गया है। हाँ, वो लेकिन भी था वेस्ट, वो निकल गया है हवा में, और वो हवा में आपके पास इतना आ गया कि आप उसको छोड़ भी नहीं पाओगे। वो इसलिए कहा गया कि मतलब ये पैसिव स्मोकिंग भी नुकसानदायक रहती है और हार्ट की बीमारी 10 से 20% वो भी बढ़ा सकती है। जो अभी अवॉइड करना चाहिए। ये जो अभी स्मोकिंग क्विट की जो आ रही है, पिल्स आ रही है जिसको अपन निकोटिन पिल्स या काफ़ी जो पिल्स है, क्या ये सही में छुड़वा पाती है या फिर इसका भी कोई साइड इफेक्ट बॉडी में अपन ने देखने को मिला है अभी तक? देखिए, कोई भी दवा होती है उसके साइड इफेक्ट तो हो सकते हैं, उसमें तो कोई वो नहीं, लेकिन ये है कि आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है, सब चीज़ों में ये है। तो बेनिफिट जो है वो इसका काफ़ी मिल रहा है। मेरे काफ़ी मरीज इससे, ये जो च्युइंगम है इनकी हेल्प से या कुछ मेडिसिन की हेल्प से स्मोकिंग को या तो पूरा छोड़ चुके हैं या फिर 80% तक कम कर चुके हैं। तो मेरे तो मतलब ये समझ लो 10-20% पेशेंट ने ही काम नहीं किया, बाकी अधिकतर 80% मरीजों में कम हो गई, काफ़ी कम हो गई, और मतलब काफ़ी लोगों की छूट गई। तो ये काम तो करती हैं, डेफिनेटली काम करती हैं, और उसमें अपन जितना विलफुल रहेंगे उतना ही ज़्यादा काम करेगी। सर
23 ईयर्स हो गए आपको देखते हुए, क्या आज भी वही बीमारियां हैं जो आज से 15 साल 10 साल पहले थी, या बीमारियां भी अपडेट हुई है सिस्टम के साथ साथ? सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है, तो बीमारियां अपडेट हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही है कि बीमारियां भी चेंज हो गई हैं। जो पहले हम लोग हार्ट की बीमारी बोलते थे, अटैक वगैरह जो थी बच्चों में तो देखने को ही नहीं मिलते थे, और अब तो 20 25 30 इनमें भी अटैक इतने कॉमन मिलते जा रहे हैं, तो अटैक बढ़ गए हैं। पहले हमारी एक वॉल्व की बीमारी होती थी, रूमेटिक हार्ट डिजीज, जो कि बहुत कॉमनली मिलती थी हमको, वो बीमारी अब बिल्कुल हमको कम देखने को मिलती जा रही है। तो वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से वो इम्प्रूव हुई है। और ये दूसरी हार्ट की ये वाली बीमारियां, बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की, और ये हार्ट अटैक वाली, ये बीमारियां बढ़ रही हैं। और जो कम हो रही हैं उनके अंदर, जैसे मैंने बताया, वॉल्व की बीमारी, रूमेटिक हार्ट डिजीज, या इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां, ये कम हो रही हैं। सर, जब मैं ये पॉडकास्ट के लिए लोगों से पूछ रहा था कि मैं हार्ट से रिलेटेड एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो काफ़ी लोगों ने एक ही कॉमन सवाल सर मुझे बोला कि ये ज़रूर पूछना कि हार्ट ब्लॉक हो गया है तो कब हमें स्टंट डलवाना चाहिए, या फिर कब हमें किस तरह के प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो स्टंट डलवाने का क्या सही टाइम कब आता है सर? बिल्कुल, ये भी लोगों के बीच में रहता है कि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे वो तो स्टेंट डाल ही देंगे। हाँ। ऐसा कोई वो नहीं है। जैसे कि इसके अंदर ये रहता है कि हमारे नसों में कितने ब्लॉक आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। Okay. जो हमारी बुक्स में रिकमेंडेड है कि 70% या अबाउ ब्लॉकेज आए तो आपको स्टेंट कराना। 70% से कम हो, किसी का 50% है, किसी का 60% है ब्लॉकेज नसों में, उसको दवा से काम चला सकते हैं। तो वो ब्लॉकेज टाइम टू टाइम बढ़ता जाता है, या ब्लॉकेज अब वो मेडिकेशन से कम हो सकता है। अब इसमें बारे में भी कुछ मिथ्स हैं। अब जैसे कि कई जने सोचते हैं, जैसे कई बार होता है, मरीज को बोलते हैं कि भाई 70% ब्लॉकेज है, अब आगे उसको स्टेंट डलवा लो। अगर उसमें जो है 2-3 तरह की वो आजकल ट्रीटमेंट्स मॉडलिटीज़ आ गई हैं। जो हम आज जो दवाएं दे रहे हैं, आज की तारीख में हमारे पास में जो दवाएं आई हैं, वो ब्लॉकेज को मैक्सिमम 10-20% कम करती हैं। उनसे बाकी जो हैं, यानी किसी को 70% है तो उसको तो हम फिर भी सोच सकते हैं कि यार इसका कम होके चलो 50-60% हो जाए। लेकिन जिसको 90 है, 99-95% है, उसमें तो हमको पता है कि कितनी भी कोशिश कर ले दवा से कम नहीं होगा। उसको तो जो 80% 90% हैं और जिनको तकलीफ हो रही है कि छाती में दर्द वगैरह हो रहा है, उनको तो आगे स्टेंट डलवाना ही चाहिए। स्टेंट डलवाना या फिर आगे उसका बाईपास वगैरह करवाना। अब दूसरा जो होता है कि एक आते हैं कि कई जनों ने बोला साहब ये ना ब्लॉकेज खोल देगी, ये चीज़ हमको ऐसा बोला, ऐसा ट्रीटमेंट ले लो ब्लॉकेज खोल देगी। देखो भाई, अगर खुल जाता तो वो बंदा तो हमारे इंडिया में तो आपको थेरेपी दे ही नहीं रहा होता, वो तो अमेरिका पहुंच गया होता, अमेरिका के अंदर थेरेपी देता। और अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं कि अमेरिका वाले कोई भी चीज़ को ऐसे बिना उसके वो कर देते हैं। आज कोई भी चीज़ है तो वो थेरेपी, जैसे कुछ कहते हैं इंजेक्शन देंगे उससे ब्लॉकेज गल जाएंगे। अगर भाई ब्लॉकेज गल गए होते तो पूरे वर्ल्ड में गल जाते, इंडिया वालों की क्यों गलते हैं? तो बाहर कहीं भी मतलब वो थेरेपी अगर प्रूव नहीं हुई है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो इसका मतलब तो वो थेरेपी में वो है पिट होल्स हैं या नहीं वो इफेक्टिव है, इसलिए ऐसा हो रहा है। भारत में तो बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। हम तो सोचो, हमारे को तो सोचो, भारत कहते हैं कि मतलब कितने कितने करोड़ों रुपए लेके लोग भाग जाते हैं, वो कैसे? हाँ सर, ये भी है। तो कैसे पॉसिबल होती है सर ये चीज़ें? इतना तो सब में होता है कि अगर आप इलाज कर रहे हो तो इलाज के बाद ही पैसा दोगे, ट्रीटमेंट होते टाइम पैसा दोगे, पहले पैसा क्यों देते हैं सर लोग? वो तो होता है कि कई अब लोग जैसे होते हैं हमारे कि हम लोग वो कई बेवकूफ़ बना के उसको कर दिया कि हाँ, जैसे उसको बोलते हैं हो मैं गारंटी देता हूँ तेरा तो हो जाएगा, उस गारंटी के भरोसे कर देते हैं। उनको पता नहीं कि भाई कोई भी चीज़ मेडिकल साइंस में कोई भी चीज़ 100% है ही नहीं, कोई चीज़ का वो गारंटी कोई भी चीज़। सर, अगर किसी को हार्ट अटैक आ चुका है तो उन्हें अपनी लाइफ में सबसे पहले कौन सी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए सर? आप क्या एडवाइस देंगे उसके लिए? देखिए, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जो इस बारे में दिया है कि हार्ट को आगे वापस अटैक से बचाने के लिए आपको जो है एक बार उसमें कोलेस्ट्रॉल को अपने काफ़ी कंट्रोल करना पड़ता है। एलडीएल नाम का एक कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका लेवल अटैक आने के बाद में उसको बोल दिया कि आजकल 55 पे ही रखो। जो नॉर्मल इंसान में हम लोग बोलते हैं कि 100 से तक रखो, तो अटैक आने के बाद तो उसको पहली बात तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 55 तक लाने के लिए बोल दिया। और दूसरा चीज़ जो है अपने उसके अंदर की दवाएं आपको खून पतला करने की और कुछ हार्ट का फंक्शन मेंटेन करने की दवाएं वो बराबर लेनी है। तीसरा जो है अपने डाइट के अंदर स्पेशल ध्यान रखना है। चौथा फिजिकल एक्टिविटी। ये 4 चीज़ें उसको हमेशा ध्यान रखनी है। फिजिकल एक्टिविटी, अब मैं कितना ही पेशेंट बीमार हो जाए मैं उसको यही बोलता हूँ, कितना ही हार्ट कमज़ोर हो, 10% 15% सबको बोलता हूँ फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो वो हार्ट के लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगी। जितनी भी आप कर सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट उतनी करना ज़रूरी है। दवाएं बराबर लेनी है और कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कंट्रोल रखना है। खाने पीने के अंदर आपको जो है जैसे मैंने बताया था वो परहेज रखना है कि अपने को वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा लेनी है और प्रोसेस्ड मीट, रेड मीट ये अवॉइड करना है। सर, अपन
अगर सिटी वाइज बात करें तो दिल्ली मुंबई में हार्ट को लेकर बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं। जयपुर की तरफ आते हैं तो और कम हो जाते हैं, अजमेर की तरफ आते हैं और अजमेर के आसपास के गांव की तरफ जाते हैं तो और कम हो जाते हैं। सर ऐसा क्यों होता है सर कि हार्ट की तरफ नहीं जाते हैं, और फिर जाते हैं तो फिर डर जाते हैं कि अगर एक बार हार्ट की दवाई स्टार्ट हो गई तो बंद होगी भी या लाइफ टाइम ही चलती रहेगी। सर क्या इसको लेकर एक ऐसा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है जो बहुत ज़रूरी है सर? बिल्कुल, देखो लोगों को लगता है एक बार मेरे को दवा शुरू हो गई तो मेरे को ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी, तो इससे मैं दवा शुरू ही नहीं करूं। लेकिन ये जिसको बीमारी अगर ज़्यादा है वो अगर दवाई नहीं लेगा तो उसको तो हार्ट अटैक से मरने की संभावना भी ज़्यादा हो जाएगी। और देखो ये वाली बीमारी हार्ट की ऐसी होती है, इसमें एकदम से कार्डियक अरेस्ट, जैसे अपने बताया था, हार्ट एकदम से बंद हो जाए वो उसमें आदमी फिर एकदम से ख़त्म ही हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ये बोलते हैं प्रिकॉशन तो बहुत ज़रूरी है, दवाएँ बराबर से लेते रहना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस जो है वो जैसे बड़े शहरों के अंदर हम लोग जाते हैं वहाँ पर रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा होते हैं और लोगों को पता भी ज़्यादा रहता है, अच्छा ये बंदा, दूसरा डायग्नोज भी जल्दी हो जाते हैं कि भाई इसको हार्ट की बीमारी हुई। आज से 20 साल पहले जब मैं स्कॉट्स में एंजियोग्राफी, तब खाली जयपुर और वहाँ पे दिल्ली के अंदर ही हो रही थी, 2002 की बात है उस समय, और आज हर शहर के अंदर एंजियोग्राफी पॉसिबल हो गई है। तो बीमारी भी अब ज़्यादा वो होती जा रही है। तो दिल्ली शहर जैसे बड़े शहरों के अंदर बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाती थी कि अच्छा इसको ये सिम्टम्स हो रहे। कई बार कई सिम्टम्स मुझे भी नहीं पता लग रहे थे कि मरीज गैस कर रहा था, एंजियोग्राफी करी, उसके ब्लॉकेज निकला, उसको खोल दिया, ब्लॉकेज को छल्ला लगाने का, बिल्कुल ठीक हो गया। तो हमको पता लगा इतने समय से जो गैस बोल रहा था या फिर ऐसे बोल रहा था, हाँ ये तो हार्ट की बीमारी थी। तो इसलिए हमको ज़्यादा पता लगता जाता है। सर ओमेगा 3 हो गए, फिश ऑयल हो गई, मल्टीविटामिन हो गए, ये हार्ट हेल्थ के लिए कितना इफेक्टिव होते हैं या फिर बस एक मार्केटिंग की हाइप अभी मार्केट में चल रही है इनको लेकर? बिल्कुल, ये देखिए लेटेस्ट में ऐसा आया है कि डिफरेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाओ। मेरे पास में कई मरीज आते हैं फॉरेन से कि भैया मेरे को ये बाहर से ये भेजें, ये कैप्सूल खाने के लिए बोला कि हार्ट अटैक नहीं आएगा। और इस बारे में स्टडीज़ हुई हैं, अभी लेटेस्ट स्टडीज़ में आई हैं जिसके अंदर की डिफरेंट स्टडीज़ का एनालिसिस करके देखा गया, 7-8 स्टडीज़ का एनालिसिस करके देखा गया। उसमें करीबन 8,000 लोग बाग इंक्लूडेड थे। उसमें देखा गया कि इससे हार्ट के ऊपर अटैक आने का खतरा कोई सिग्निफिकेंटली कम नहीं हुआ। तो ये अभी मिथी है कि भाई ये फिश ऑयल खाने से हार्ट अटैक कम हो जाएगा। तो ये अभी क्लियर हो चुका है कि इससे कम नहीं होता है। दूसरा जो मल्टीविटामिन है, अगर किसी में विटामिन की कमी है तो उसको फ़ायदा करेंगे, विटामिन की कमी नहीं है तो अपन ऐसे ही खाते रहेंगे तो उसको हार्ट की बीमारी से या किसी भी उस बीमारी में फ़ायदा हो कोई ज़रूरी नहीं। सर अगर आपको 4 से 5 चीज़ें कुछ ऐसी बतानी हो जो हम अपनी लाइफ में डेली एक्टिविटी में फॉलो करें और हार्ट अटैक का रिस्क बहुत कम हो जाए सर, वो क्या आप बताएंगे? बिल्कुल, ये हमको डेली हमारे लिए सोचना चाहिए कि हम अपने हार्ट को कैसे स्वस्थ रख सकें। तो हमें दिल से दिल का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए जो पहला चीज़ है, अभी जैसे हम लोग जाते हैं तो एक अपने को फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। हम वॉकिंग के लिए नहीं जा पा रहे लेकिन घर में हम चल रहे हैं, लिफ्ट को अवॉइड करें। यंग पेशेंट्स हैं तो लिफ्ट तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करनी, तो भले 2-4 मंजिल क्या, वो तो 7-8 मंजिल तक भी चल सकते हैं यंग, तो उनकी अपने आप ही एक्सरसाइज हो जाएगी। तो वो इस तरह से अपने काम पे भी जाते हुए एक्सरसाइज भी हो गया और उनका काम भी हो गया। काम पे जाना है, पास में है तो साइकिल यूज़ करना शुरू करो। साइकिल से डबल फ़ायदा होगा, एक तो आपका ये पेट्रोल भी बचेगा और एक्सरसाइज के लिए भी अच्छी रहेगी। तीसरा, खाते वक्त हमको कुछ चीज़ें हमारे जैसे होता है, अभी अपन बैठे, अरे यार चल समोसा ले आ, खा लिया। अब अपने को वो ध्यान रखना पड़ेगा, भाई आज का तलावा तो हो गया मेरा, ये तलावा मेरे को वापस कंट्रोल कर, उसी को अपने को रोकना है कि अब मैंने आज खा लिया तो एक हफ्ते तक नहीं खाऊंगा। वो डिपेंड करता है कि हम लोग उसको रखें कि अगर अपना ओबेसिटी है तब तो ये स्ट्रिक्ट हो जाए, भाई एक हफ्ते में एक ही बार खाना है, उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं खाना है। आपका तो कोटा हो गया, मेरा पूरा। पर सर ये मारवाड़ी लोगों में नहीं चल पाता ना। मारवाड़ी लोगों में तो सर वही देसी घी में चूर के चल रही है सारी चीजें। देसी घी भी सर हार्मफुल होता है क्या हेल्थ को लेकर? देखिए, देसी घी सच हार्मफुल नहीं है कि मतलब अगर आप उसको लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हैं, लेकिन अगर आपने उसको एक्सेसिव अमाउंट में लिया है, आपका वजन बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो होती ही नहीं है ना सर। मान मनुआर के कच्चे होते हैं, कोई लिमिट है ही नहीं सर। आप जितना लगाओगे घी उतना कम है सर। बिल्कुल, कैसे लिमिट तय करें सर कि ये हमारी लिमिट है? उसके लिए हम लोग बोलते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल चेक कराते रहो। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए और वजन BMI जिससे अपन लोग करते हैं, अगर वो ज्यादा चल रहा है, हमारे घर में देखा जाता है कि फादर एक ही बात बोलते हैं, खाओ पियो मस्त रहो, होगा जो देखा जाएगा। पर उस तरफ जाने के लिए कितने चेकअप है जो इंसान को कराने चाहिए, या फिर आप ऐसा कोई एक सिंपल सा टेस्ट बता दे जो इंसान साल में एक बार करवा दे और उससे पता चल जाए कि हाँ भाई मेरा हार्ट इतना भी हेल्थी है? देखिए, एक टेस्ट से तो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि 30 से 40 की उम्र में हम लोग या तो अपने जो बेसिक टेस्ट हैं
उसके ऊपर चलें कि भाई अपना कोलेस्ट्रॉल कैसा चल रहा है, अपने बीपी शुगर कंट्रोल में, बीएमआई कंट्रोल में। 40 के बाद में हार्ट का जो होता है एक ईको की जांच होती है कि हार्ट बराबर काम कर रहा है, और उससे एक बेहतर होता है पट्टे पे, मतलब स्ट्रेस ईको जिसमें हम, या टीएमटी जिसमें हम पट्टे पे चला के फिर वापस देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो ये बेसिकली ये 2 टेस्ट किसी को हम लोग रिकमेंड करते हैं जिसको ये चेक करना होता है कि मेरा हार्ट बिल्कुल हेल्थी है और अभी तो कोई वो नहीं है। सर एक अभी ट्रेंड चल गया है स्मार्ट वॉचेस का। स्मार्ट वॉचेस में हार्ट रेट आती है, ईसीजी ट्रैक करता है। सर क्या ये सही में बेसिक ही बता रहा है या बिल्कुल इसमें अपडेटेड जो है बिल्कुल जेन्युइनिटी के साथ ये बता पा रहा है, या बस ये नॉर्मल मेथ ही है कि हाँ भाई पहली मेरी हार्ट रेट सही आ रही है? ये क्या इसका है सर फॉर्मूला? देखिए इसमें ये जो टेक्नोलॉजी है ये फोटोप्लेथिस्मोग्राफी के ऊपर काम करती है। इसमें वो अपना थोड़े समय पे देखता रहता है कि हार्ट रेट कैसी चल रही है, और वो उसमें इतना एक्यूरेसी अभी नहीं है अभी की टेक्नोलॉजी में कि वो अपने को एक्यूरेट बता सके, लेकिन हमको एक रफ आइडिया मिल जाता है। इवन कई एल्गोरिथम जो हैं, कई अब नए नए एल्गोरिथम आ रहे हैं, उससे थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ रही है। तो ये हम उन मरीजों के लिए अच्छा बोलते हैं जिनमें दिल की धड़कन में अनियमितता है, तो हमको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि इसको ज़्यादा अनियमित हो रही है या कम हो रही है, और वो स्पेशली आगे के लिए वो जा सके। लेकिन इस जो आगे की चेकअप स्पेशली ईसीजी, उसका रिप्लेसमेंट अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन एक रफ आइडिया हमको मिल जाता है। ओके सर, मेरा एक पॉडकास्ट का फनी सेगमेंट होता है सर, मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, आपको एक सेलेक्ट करना है और बात क्यों कर रहे हैं और दूसरा क्यों छोड़ रहे हैं, दोनों आपको बताने पड़ेंगे सर। ठीक है, फर्स्ट रहने वाला सर, टी या कॉफ़ी हार्ट के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा सेफ है सर? देखिए ऐसे इसमें भी 2 सेगमेंट्स हैं। अगर कॉफ़ी जो है वो कहते हैं ब्लड प्रेशर को ज़्यादा बढ़ा सकती है, और अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो फिर कॉफ़ी को अवॉइड करो। आप किसकी तरफ जाएंगे सर? मैं तो टी की तरफ जाऊंगा। मैं तो खुद ब्लड प्रेशर, इतनी सारी चीज़ों में ब्लड प्रेशर बढ़ ही जाता है तो दूसरी को कॉफ़ी जो है वो स्टिमुलेंट ज़्यादा है। अगर आप ये कहते हैं कि ज़्यादा वो हो रहे तो एकदम से आपको स्टिमुलेट करेगी, लेकिन टी आपको थोड़ा सा शांति की तरफ रखेगी। एकदम स्टिमुलेट होके भागना है तो कॉफ़ी पी लो। सर टी लवर्स के लिए सर बहुत बढ़िया फायदेमंद सौदा बता रहे हैं आप। जो होता है ना कि भाई हम कॉफ़ी डेट पे जाएंगे, वो कॉफ़ी डेट की जगह टी डेट की तरफ आप मूव कर रहे हैं। लेकिन देखो अब अगर ना वहाँ पर आपको गर्लफ्रेंड से मिलना है तो फिर तो आपको थोड़ा बहुत स्टिमुलेशन चाहिए, फिर तो आप कॉफ़ी लो। फ्रेंच फ्राइज या कोल्ड ड्रिंक बिगेस्ट विलन ऑफ द हार्ट, किसको मानते हैं आप? देखिए फ्रेंच फ्राइज में तो 2 नुकसान होंगे, वजन भी बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। उसमें कोल्ड ड्रिंक के अंदर तो एक ही होगा कि खाली अपना वजन ही बढ़ाएगा, शुगर बढ़ाएगा। तो वो शुगर की तरफ भी तो ले जाएगा। वो शुगर की तरफ ले जाएगा, लेकिन यहाँ तो डबल नुकसान है, वहाँ पे सिंगल नुकसान की तरफ जा रहे हैं। सर रनिंग या योगा, अगर आपको कोई एक चूज करना पड़े तो आप क्या लाइफ टाइम कर पाएंगे? इसके बारे में सिंपल फंडा है, जब आपके हाथ पांव चलते तो रनिंग करो, और जब हाथ पांव चलना बंद हो जाए तो योगा करो। सर बटर चिकन या पनीर बटर मसाला, हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है आपकी नज़रों में? हाँ, इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर प्रोसेस मीट है तो जैसे चिकन के अंदर तो प्रोसेस मीट या फिर रेड मीट ही ज़्यादा है तो वो नुकसानदायक है। तो उसके अंदर तो डेफिनेटली पनीर की तरफ जाना ज़्यादा वो है, बेनिफिशियल है। ठीक है सर, ज़्यादा खतरनाक क्या है, स्ट्रेस या फिर शुगर? शुगर या स्ट्रेस? स्ट्रेस तो देखो इसमें ये अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो उसको स्ट्रेस भी भारी पड़ सकता है, हार्ट का पेशेंट है तो स्ट्रेस भारी पड़ सकता है, लेकिन शुगर ओवरऑल में ज़्यादा हानिकारक मानी जाती है। शुगर अगर किसी पेशेंट को हो गई तो हम लोग उसको बोलते हैं हार्ट की बीमारी की संभावना वैसे ही उसकी बढ़ गई एकदम से। तो शुगर अपने आप में ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, अगर उसको कंट्रोल रखें अपन रेगुलर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मरीज के साथ नहीं होता है, शुगर शुरू में तो कोई एसिम्प्टोमेटिक होती है, मरीज की शुगर 200 भी पहुंच जाए उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा होता है, बोलते मैं डॉक्टर लोग पागल हैं दवा दे रहे हैं, शुगर तो मेरे को कोई तकलीफ तो है नहीं। लेकिन वो जब एकदम तकलीफ करती है, जब सारे शरीर के ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं तो फिर कुछ नहीं हो पाता, तो शुगर ज़्यादा खराब। सर 23 साल से ऐसी कौन से मिथ है जो आप रोज सुनते हुए आ रहे हैं अपने हार्ट को लेकर, लोगों में कॉमन है, अभी तक भी चेंज नहीं हो पाई है? सबसे इम्पॉर्टेंट तो जैसे पेशेंट को लगता है हार्ट अटैक आ गया तो कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। अरे भाई हार्ट अटैक आ गया तो उसका हार्ट कभी भी बंद हो सकता है 1 सेकंड में, अगला सेकंड तो हमको अस्पताल में भी नहीं मिलेगा। तो मरीज को बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया, ठीक है डॉक्टर साहब, बाकी मरीज तो बिल्कुल ठीक है ना। अरे भाई अगले सेकंड का ही हमको भी नहीं पता अब तो। दूसरा जो मिथ आता है मरीज को, हम बोलते हैं कि अब ये कुछ टेस्ट आगे की कर, मैं तो साहब बिल्कुल चलता फिरता हूँ, मुझे क्यों आगे हार्ट का टेस्ट कराना है? भाई अब वो आगे के टेस्ट करके ही अपने को आगे का पता लगेगा कि अंदर बीमारी की संभावना कितनी है। आज अपने पास में हम बैठे हुए हैं तो हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम दौड़ेंगे तभी तो हमको पता लगेगा कि हम कितना दौड़ सकते हैं। जैसे ये ऐसे ही है कि अगर हमें कभी स्ट्रेस के समय में
क्या चीज़ काम आ रही है, कितना हम लोग उसको विथस्टैंड कर पा रहे हैं, वही हमको चेक करना है कि स्ट्रेस में कैसे अपन वो कर पा रहे हैं। तीसरा मिथ होता है, लोगों को लगता है एक बार ये बुखार जैसी बीमारी है, साहब हार्ट अटैक आया था, मैंने दवा ली 2-4 महीने, बस अब तो हो गया ठीक, अब तो कोई दवा नहीं ले रहा। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये बीमारी तो परमानेंट बीमारी है, इनके लिए अपने को दवा रेगुलर लेनी पड़ेगी और कम ज़्यादा जो है वो डॉक्टर से पूछ के ही करिए। सर आपके हिसाब से कोई अंडररेटेड हेल्दी फूड क्या है जो अभी तक लोग बाग को रोज दिखता है पर रोज अवॉइड हो रहा है सर, वो ऐसा क्या फूड है सर? देखिए, मैं तो उसके अंदर तो ये तले हुए सामानों को ही मान रहा हूँ क्योंकि वो हम सब जानते हैं। फिर भी दूसरा तले हुए सामान में स्पेशली कई बार ऑयल अच्छा यूज़ नहीं हो रहा होता है, तो भी हम वो खा रहे होते, तो वही ये हमारे तो हो गया सर खराब फूड, पर अंडररेटेड की मैं गुड की तरफ अच्छा, जा रहा गुड की हूँ तरफ कि पूछेंगे। बहुत सही है कि रोज दिख रहा है कि हाँ भाई ये खाना चाहिए, पर अपन इसको अवॉइड कर जाते हैं। देखो, ये तो ना जब तक मैं डॉक्टर नहीं बना था तब तक मेरे साथ में भी था। सलाद और फ्रूट्स जो खाने में तो बिल्कुल आने मतलब डालते ही नहीं थे। इवन हमारे घर में भी कभी सलाद कट जाए वो बहुत ही रेयर होता था कि भाई मतलब सलाद हम लोग धो के काट लें या फ्रूट्स को रेगुलर खा लें, तो बहुत ही रेयर होता था। तो ये बहुत ही अंडररेटेड। कोई भी तरह का हम लोग जैसे अब आजकल तो ककड़ी पूरे 24 समय आने लगे, 24 महीने आने लग गई हैं, तो ककड़ी आपने ले लिया, जो भी मौसमी फ्रूट आ रहे हैं वो अपने को रेगुलर खाने चाहिए। स्पेशली अगर आपका वजन ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो आपको खाना शुरू ही इन चीज़ों से करना चाहिए कि आपने सैलेड साथ में लिया, ककड़ी साथ में रोज तो भाई कटनी है, चाहे भाई ना भाई थोड़ी तो खानी है। सर अगर ये पॉडकास्ट कोई 15 साल का बच्चा देख रहा है तो आप उसको इस पॉडकास्ट के जरिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो फ्यूचर में अपने हेल्थ की तरफ कॉन्शियस हो सके, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा बढ़ पाए? 15 साल के इंसान को क्या बिल्कुल, मैसेज देखो ये इस बारे में है ना, हमारी बुक्स में लिखा हुआ है, शुरुआत बीमारी की जो होती है वो तो बचपन में ही हो जाती है। जो आज ब्लॉकेज आ रहे हैं, जो आज 70% पहुंचा है, 80% पहुंचा है, उसके देखा गया छोटे छोटे बच्चों में शुरुआत दिखेगा कि 10-20% तो छोटे बच्चों में शुरुआत हो गई, जो 7-8 साल में शुरुआत हो गई, 15 साल में शुरुआत हो गई। तो वो शुरुआत से ही अपने को रोकना है, और उसको रोकने के लिए वो है अपनी हेल्थ एजुकेशन कि भाई उसको खाने पीने के अंदर वो करना है कि तला हुआ सामान हमको कम खाना है, फास्ट फूड आइटम्स कम खाने हैं और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। तो ये उस बच्चे को अभी से मैसेज है कि अभी से ध्यान रखोगे तो तुम्हारे लिए लंबे समय पे अच्छा रहेगा। 40 साल की उम्र में जागोगे तो फिर उस समय कुछ नहीं हो पाएगा। तो अभी से जाग जाओ और अपने दिल की सेवा में अभी से लग जाओ। सर थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारे मिथ जो हमारे लोगों में थे वो हमने क्लियर करने की कोशिश करी। उम्मीद है सर बहुत जल्द अपग्रेडेड वर्जन के साथ हम आपके साथ सेकंड पॉडकास्ट करेंगे सर। बिल्कुल, और इसमें बहुत ही अच्छा जो तुमने वो किया, अगर हेल्थ एजुकेशन हमारे एजुकेशन का पार्ट बन जाए तो उसका श्रेय तो तुम पे जाएगा। थैंक यू सर। और सर चाहते हैं, क्योंकि हम भी देखते हैं कहीं ना कहीं ये बहुत हो रहा है सर, एक एजुकेशन में सर कहीं ना कहीं लूप होल है। बिल्कुल, एडिक्शन की तरफ मैं देखता हूँ सर। कोई 26 साल में सर, 25 साल में सर मैंने खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ है। लोग बाग सर 19 साल में कंट्रोल नहीं कर पाते सर। मेरे को भी बहुत लोग बोलते हैं कि पी ले, ट्राई कर ले, मैंने आज तक नहीं करी सर। पर ये क्यों हो जाता है सर? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि उसका क्या नुकसान है। नुकसान पर अपन आज बताएं, आग में हाथ डालने पे ये भैया हाथ जल जाएगा, वो बच्चे को पता होगा तो वो शायद नहीं डाले, वैसी वाली बात है। अगर हम आज से ही बताना शुरू करेंगे भाई बीड़ी सिगरेट तंबाकू से ये रिस्क है, इतना ज़्यादा आपकी बीमारियों का आगा संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो तुमको जवान होके डॉक्टरों के चक्कर काटने या फिर स्वस्थ जीवन जीतना है तो वो समझ जाएंगे। तो वो काफी लोगों को लगता है कि सर मैं 25-26 साल से स्मोकिंग नहीं कर रहा हूँ, अल्कोहल एडिक्टेड नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी फैमिली में नहीं है। पर फैमिली तो एक बात की बात है, पहले तो मेरे को सेल्फ केयर करनी है ना सर। तो ये लोगों में क्यों नहीं आ पाता है सर? ये भी वही अपनी एजुकेशन की कमी सबसे इंपॉर्टेंट बात। एजुकेशन तो वही है ना, पहले के लोग भी यही पढ़ाई कर रहे थे, आज के लोग भी यही पढ़ाई कर रहे हैं, फिर क्यों? पहले के लोगों में तो देखो आप ये समझ लो कि ना अपना कल्चर जो था वो पूरा डिफरेंट था, कि वहाँ पर ऐसे है कि कल्चर के अंदर बाप के सामने आप सिगरेट पी रहे हो तो वो बहुत बड़ी खराब बात मानी जाती थी। तो कल्चर भी तो एक इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको हेल्प कर रहा होता है कल्चर के अंदर। अब आज के कल्चर के अंदर तो दोनों साथ में बैठ के सिगरेट भी पी रहे हैं और शराब भी पी रहे हैं। तो वो कल्चर ही अगर आपका पूरा डिफरेंट हो गया तो फिर आपका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी मतलब आपके कल्चर में अभी हो गया कि बाप बेटे को प्रमोट कर होता है, हाँ तू भी ले ले, पैग ले ले, ये ले ले, या बेटा बाप को प्रमोट कर होता है, पापा आप भी थोड़ा थोड़ा ले लो कभी कभी। तो कल्चर को हमको वो तो चेंज कर नहीं पाया। कल्चर हमारा चेंज हो गया पूरा अंग्रेजों की वजह से। तो अब उसको वापस बैक कल्चर पे जाएं और एजुकेशन बढ़ाएं, वही हमारे लिए सॉल्यूशन है। ओके सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू वेरी मच।